Namaste, adab, sat sri akal. This is CA Sankalp Khanstia and I welcome each one of you in the revision series. So CA Final Standard Costing आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं. वैसे मैं आपको बता दूं, आप CA फाइनल के हो, CA इंटर के हो, CA में हो या बीकॉम के स्टूडेंट हो, तो फिर भी आपके लिए आज का जो रिवीजन सेशन है वो बहुत ही काम का है. बिकॉज आज मैं डिस्कस करने वाला हूं फॉर्मूलाज. डू नॉट लीव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन ऑप्शन, जो यूजुअली अपनी आदत होती है. बट ट्रस्ट मी, पेपर में एग्जाम में एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है एंड 10 to 15 मार्क गारंटीड क्वेश्चन आएगा. वी शुड ऑलवेज एंश्योर कि अपन लोग इसमें अपना मैक्सिमम स्कोर करें. सो रिवीजन वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहिएगा ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो और भी काफी सारी चीजें आती रहेंगी. Stay connected, stay subscribed, and keep on liking if you like the lectures. Thank you so much. Let's start the sessions. Okay, so here we begin the revision series for standard costing. So, standard costing. कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्यों करता है? वेरी क्लियर मोटिव कि सर हमको प्रॉफिट कमाना है, मुनाफा कमाना है, एंड दैट इज द रीजन हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है. सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और प्रॉफिट का एक डायरेक्ट लिंक है. अपने को क्या लगता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब बस कंपैरिजन करो हो गया? नो. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट्स विद द थॉट प्रोसेस ऑफ प्रॉफिट. तो कोई भी बिजनेस को प्रॉफिट कमाना है. अगर आज मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो क्यों स्टार्ट करूंगा? सर ऑब्वियसली बिकॉज मेरा एंड इंटेंशन है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं. तो प्रॉफिट जो सोचा था, प्रॉफिट जो सोचा था, जिसको अपन लोग प्यार से कहते हैं स्टैंडर्ड, जिसको अपन लोग प्यार से कहते हैं स्टैंडर्ड. और प्रॉफिट जो एक्चुअल में कमाया, प्रॉफिट जो एक्चुअल में, रियल में अपन लोग ने जो प्रॉफिट कमाया, इन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है ना, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. बेसिक से समझने की कोशिश करो. हर एक फॉर्मूला को अभी फिलहाल मैं डिराइव करने वाला हूं इन अ क्विक रिवीजन मैनर. सो प्रॉफिट जो अपन ने सोचा था एंड प्रॉफिट जो एक्चुअल में हुआ, उसके कंपैरिजन को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. अब मैं आपको पूछता हूं प्रॉफिट क्या होता है. देखो, प्रॉफिट का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है. प्रॉफिट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स माइनस कॉस्ट. इट इज सेल्स माइनस कॉस्ट. एंड यहां पे भी एक्चुअल प्रॉफिट भी क्या होता है? कैन आई से एक्चुअल सेल्स माइनस एक्चुअल कॉस्ट. सो कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. बट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट. कॉस्ट को अपन लोग ने चार पार्ट में, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए चार पार्ट में डिवाइड किया है. एक है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है लेबर कॉस्ट, तीसरा है फिक्स्ड ओवरहेड और चौथा है वेरिएबल ओवरहेड. ये चार जो मेरे मेजर कॉस्ट है, उनके एनालिसिस में मेरे सारे कॉस्ट्स कवर हो जाएंगे. करेक्ट. सेल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक बोला है टर्नओवर बेसिस, दूसरा बोला है सेल्स एज पर मार्जिन. इसको जब अपन कंबाइन करके ये जितने भी मेरे एनालिटिकल फिगर्स है, इनको जब मैं एनालाइज करूंगा ना, मुझे मिल जाएगा मेरा थॉट प्रोसेस, जो मैंने सोचा था, जो मेरा बजटेड नेट प्रॉफिट था. किस बेसिस पे आया ये मेरा? कि भाई मैंने सोचा था कि मेरा इतना सेल्स होगा, मैंने सोचा था कि ये सेल्स करने के लिए मुझे इतना कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा. और फिर मैं कंपेयर किससे करूंगा? यही कॉस्ट को. बट यहां पे ये जो मटेरियल मैंने सोचा था, उसी के एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट के साथ, उसी के एक्चुअल लेबर के साथ, उसी के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड और उसी के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड के साथ. सेम वे सेल्स का भी मैं सेम टू सेम कंपैरिजन यहां पे करूंगा. तो जब ये एलिमेंट्स, जो मेरे कॉस्ट के एलिमेंट्स है, जो मेरे सेल्स के एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट को मैं इंडिविजुअल बेसिस पे कंपेयर करता हूं ना, क्यूमुलेटिवली होता क्या है? मैं प्रॉफिट को कंपेयर कर रहा हूं और ये प्रॉफिट के कंपैरिजन को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. सो अब यहां से मेरी प्रॉफिट एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट हो रही है. आई होप वी आर क्लियर टिल हियर. आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स राइट डाउन सिस्टमैटिकली. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग is what? It is a comparison of change in profit. It is a comparison of change. ये देखो, डेल्टा represents change in profit. अगर मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज हो रहा है तो उसके दो मेजर कारण हैं. एक है मेरा सेल्स और दूसरा है मेरा कॉस्ट. कॉस्ट के मेरे चार पैरामीटर्स हैं जिसको मैं कंपेयर करने वाला हूं. पहला पैरामीटर है मेरा मटेरियल, दूसरा पैरामीटर है मेरा लेबर,
थर्ड पैरामीटर है मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड फोर्थ पैरामीटर है मेरा वेरिएबल ओवरहेड्स। ये चार पैरामीटर्स को मैं कंपेयर करूंगा कि भाई मैंने इन चार कॉस्ट्स के लिए क्या सोचा था एंड ये चार कॉस्ट मेरे क्या एक्चुअल में हुए हैं। तो ऑब्वियसली वो चेंज हो रहा है। सो इन सब में मैं कॉस्ट्स को कंपेयर कर रहा हूं एंड क्या कंपैरिजन करने वाला हूं मैं, स्टैंडर्ड जो मैंने सोचा था माइनस एक्चुअल जो मेरा हुआ है। एंड इन द सेम वे प्रॉफिट में भी दो पार्ट है, एक होता है बेस्ड ऑन टर्नओवर, दूसरा होता है बेस्ड ऑन मार्जिन। अगेन यहां पे भी जो मेरा चेंज है उसको भी मैं स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल का कंपैरिजन करूंगा एंड फाइनली मुझे पता चल जाएगा कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चेंज हो रहा है। सो आई होप अपन लोग सबसे पहले कभी भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करो ना, ये वाला जो डायग्राम है उसको क्विकली बना लो। अब अपने को इंडिविजुअली एक एक पॉइंट्स पिकअप करते जाने हैं। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट कौन सा मैं पिकअप करूंगा, आई विल पिकअप मटीरियल फर्स्ट, देन सेकेंड आई विल पिकअप लेबर, थर्ड आई विल पिकअप fixed overhead, fourth I will pick up variable overheads, then sales based on turnover and then sales based on margin। तो कहना इसे इसी के साथ मेरा पूरा का पूरा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो चलते हैं सबसे पहले वाले के ऊपर एंड दैट इज माय मटीरियल वेरिएंसेस। अब देखो याद रखना, इन टुडेज एनवायरमेंट कोई भी काम इज ऑलवेज गिवन टू अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर। ठीक है, अगर आप लोग ने परफॉर्मेंस मेजरमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हर एक काम के लिए एक डिवीजन होता है, हर एक काम के लिए एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। तो वैसे ही मटेरियल के लिए हर एक कंपनी के दो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, एक होता है उनका प्रोडक्शन मैनेजर और दूसरा होता है उनका परचेज मैनेजर। एक होता है मेरा प्रोडक्शन मैनेजर और दूसरा होता है मेरा परचेज मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कितना मटेरियल कंज्यूम होना चाहिए, फॉर कितना मटेरियल कंज्यूम होना चाहिए, कितना मटेरियल कंज्यूम होना चाहिए। एंड मेरा परचेज मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो मटेरियल अपन लोग खरीद के लाए एट व्हाट प्राइस हैज ही गॉट इट। तो एट व्हाट प्राइस इज द मटेरियल ब्रॉट, एट व्हाट प्राइस इज द मटीरियल ब्रॉट। तो कितने में लाए हो वो मटीरियल तुम, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, परचेज मैनेजर का। समझ में आ गया, ठीक है। अब मटीरियल क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स को इसी का आइडिया नहीं होता। सो मटेरियल का मतलब होता है इनपुट, मटेरियल का मतलब होता है इनपुट। एक एकदम सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल अगर मेरे को देना हो तो आई विल से ये जो मैंने शर्ट पहना है ना, ये जो मैंने शर्ट पहना है ना, ये इनपुट है क्या, नहीं, ये तो आउटपुट है सर। तो क्या अपन लोग ये शर्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं, वो वाला एनालिसिस अपन सेल्स वाले वेरिएंसेस में करेंगे। तो सर अपन किसका एनालिसिस कर रहे हैं, अपन लोग इनपुट का एनालिसिस कर रहे हैं। ये शर्ट बनाने के लिए, ये शर्ट बनाने के लिए अपन लोग ने क्या रॉ मटेरियल को यूज किया है, दैट इज कॉल्ड एज माय इनपुट। तो कहना इसे मैंने ये शर्ट बनाने के लिए सर कॉटन यूज किया है, मैंने ये शर्ट बनाने के लिए कॉटन यूज किया है, सो कॉटन बिकम्स माय इनपुट। एंड एग्जैक्टली अपन लोग यहाँ पे मटेरियल वेरिएंसेस में किसका कंपैरिजन करने वाले हैं, अपन लोग मटेरियल वेरिएंसेस में इनपुट का कंपैरिजन करने वाले हैं। शर्ट इज आउटपुट बट शर्ट बनाने के लिए अपन लोग ने क्या यूज किया है, कॉटन। कॉटन क्या हो गया, इनपुट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंपेयर। ये आपको पेन दिख रहा है, पेन इज एन आउटपुट। पेन बनाने के लिए क्या यूज किया है, प्लास्टिक यूज किया है सर, प्लास्टिक बिकम्स माय रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल के लिए बीट कॉटन बीट प्लास्टिक दो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन मैनेजर, दूसरा होता है परचेज मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर अपने को बताएगा कि आउटपुट बनाने के लिए कितने इनपुट की जरूरत है, प्रोडक्शन मैनेजर अपने को बताएगा आउटपुट बनाने के लिए कितने इनपुट की जरूरत है। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ। और अब अगर मुझे इतने मटेरियल की जरूरत है तो वो लाएगा कौन, वो लाने के लिए जाएगा मेरा परचेज मैनेजर। तो जब मेरा परचेज मैनेजर बाहर से चीज खरीदने के लिए जाएगा, इनपुट खरीदने के लिए जाएगा, एट व्हाट प्राइस शुड हैव ही बॉट इट एंड एट व्हाट प्राइस इज ही बॉट इट, वो जो कंपैरिजन है
प्राइस का जो कंपैरिजन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मेरा परचेज मैनेजर। सो आई होप लॉजिकली आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब अपन लोग इसको एक फॉर्मूला के बेसिस पे डाल देंगे। सो मटेरियल के लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर फॉर द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेज मैनेजर ये जो मटेरियल बाहर से लेकर आना है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो भैया ये बात क्लियर हो गई अपने को कि यहां पे मटेरियल वैरायंसेस जब अपने को फाइंड करना है तो अपने को क्या कंपेयर करना पड़ेगा? इनपुट्स का कंपैरिजन करना है। क्या करना है? इनपुट्स का कंपैरिजन। इनपुट्स यूज्ड, मटेरियल इनपुट्स यूज्ड टू मेक अ प्रोडक्ट। अब इनपुट्स क्या होता है वो तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई शर्ट बनाना है तो कॉटन इनपुट है, पेन बनाना है तो प्लास्टिक इनपुट है। बट एक थंब रूल हमेशा याद रखना, इनपुट कंपेयर करने के लिए आउटपुट सेम होना चाहिए। सर क्या बोले, नहीं समझ में आया? आओ मैं आपको समझाता हूं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। समझो आपको आपकी मम्मी ने बोला कि जा बेटा 10 किलो धनिया लेकर आ, जा बेटा 10 किलो धनिया लेकर आ। कभी लाए हो, कभी गए हो? नहीं। चलो 10 किलो आलू लेकर आ। आलू तो लाए होगे यार कभी ना कभी तो। 10 किलो आलू लेकर आ। अपन ने पूछा मम्मी कितने का आएगा? मुझे नहीं पता। मम्मी ने अपने को कहा कि 100 रुपए का आएगा 10 किलो आलू। कितने का आएगा? 100 रुपए का आएगा 10 किलो आलू। और मैं गया लेने के लिए और मैंने बोला कि भैया आलू चाहिए 10 किलो। उसने बोला नहीं 10 किलो आलू नहीं है, हमारे पास 8 किलो आलू है। ठीक है भैया 8 किलो आलू दे दो। उसने अपने से लिया 90 रुपीज। उसने अपने से लिया 90 रुपीज। अपन खुश होकर गए मम्मी के पास और मम्मी को बोला मम्मी मम्मी देखो आपने मुझे 100 रुपए दिए थे पर मैं तो 10 रुपए वापस लाया हूं, 90 रुपीज में लेकर आ गया। क्या मम्मी खुश होगी या अपने को मिलेगा वन टाइट स्लैप? कहने से अपने को मिलेगा वन टाइट स्लैप। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपेरेबल है क्या? द आंसर इज नो। मम्मी बोलेगी कि भाई तेरे को 10 किलो लाने को बोला था 100 रुपए में, तो आइडियली 8 किलो तुझे 80 रुपीज में लाना चाहिए था ना। ये वाला अगर तू 100 और 90 कंपेयर कर रहा है तो तू गलत है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन सेम का होना चाहिए। अगर ये भी 8 किलो होता या ये 10 किलो होता तो कंपेरेबल हो जाता। सो कहने का मतलब यह है कि ऑलवेज रिमेंबर इनपुट कंपेयर करने के लिए आउटपुट को सेम करना पड़ता है। क्या बोला? इनपुट कंपेयर करने के लिए हमेशा याद रखना आउटपुट शुड बी सेम। यू कैन कंपेयर इनपुट only when the output is same. So always, I'll just write it here, always compare input, always compare input when output is same. क्या बोला? when आउटपुट इज सेम। सो जब अपन लोग आउटपुट को सेम बना देंगे ना उसके बाद तो या तो दोनों 10 किलो करो या दोनों 8 किलो करो और फिर ये 100 और 90 को कंपेयर करो, तब अपने को पता चलेगा कि मम्मी ने अपने को चाटा क्यों लगाया। कहने का मतलब ऑलवेज कंपेयर इनपुट व्हेन आउटपुट इज सेम। सो अपने को कंपेयर यहां पे क्या करना है? इनपुट कंपेयर करना है। बट इनपुट कंपेयर करने के लिए पहले आउटपुट को ऑलवेज मेक सेम, फिर बाद में सेम आउटपुट के लिए कितना इनपुट यूज हुआ है उसको कंपेयर करो। सेम आउटपुट के लिए कितना इनपुट यूज हुआ है उसको कंपेयर करो। आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, सेम आउटपुट के लिए कितना इनपुट यूज हुआ है उसको कंपेयर करो। ठीक है। सो अब यहां पे अपन लोग आ जाते हैं सबसे पहले वैरायंस के ऊपर एंड दैट इज मटीरियल वैरायंसेस। मटीरियल वैरायंसेस में पहला है मेरा मटीरियल कॉस्ट वैरायंस। सबसे पहला है मेरा मटीरियल कॉस्ट वैरायंस। मटीरियल कॉस्ट वैरायंस के लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है मेरा प्रोडक्शन मैनेजर, दूसरा होता है मेरा परचेज मैनेजर। एक होता है मेरा प्रोडक्शन मैनेजर, दूसरा होता है मेरा प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वांटिटी कंज्यूम्ड, for the quantity consumed. Purchase manager is responsible for the rate at which the quantity should have been bought. प्रोडक्शन मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कितना क्वांटिटी कंज्यूम हुआ होना चाहिए था और कितना हुआ। परचेज मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कितने रेट पे ये क्वांटिटी ये इनपुट लेकर आना चाहिए था और कितने में मैं लेकर आया। आई होप क्लैरिटी आ गया। सो अब क्वांटिटी का कंपैरिजन तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस कितना मेरे को क्वांटिटी लाना चाहिए था इनटू एक्चुअल रेट। हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज बेसिकली, अगर मैं इसको थोड़ा एलोंगेटेड वे में लिखूं तो ये होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट
किसको कंपेयर कर रहे हैं अपन लोग? इनपुट को, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैंने खाली डिटेल मैनर में लिखा है, बट इट विल हेल्प यू जब आप सम सॉल्व कर रहे हो। माइनस 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 एक्चुअल क्वांटिटी किसका? ऑफ इनपुट, इनटू एक्चुअल रेट किसका? ऑफ इनपुट। समझ में आ गया? तो ऑलवेज ट्राई टू राइट इन दिस मैनर। सो एसक्यू इंटू एसआर ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसका? इनपुट का, इनटू स्टैंडर्ड रेट किसका? इनपुट का, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी किसका? इनपुट का, इनटू एक्चुअल रेट किसका? इनपुट का। सो मेरा मटेरियल कॉस्ट वरायंसा, मेरा मटेरियल कॉस्ट वरायंसा क्या होता है? इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट इनटू एक्चुअल रेट पर इनपुट। इसके साथ मेरा मटेरियल कॉस्ट वरायंस अपने को क्लियर हो गया लॉजिकली। इसको दो पार्ट में सब डिवाइड किया है, इसको दो पार्ट में सब डिवाइड किया है। कौन दो लोग रिस्पॉन्सिबल है उसी में वो डिवाइड हो जाएगा। तो पहला मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन मैनेजर का, दूसरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है परचेज मैनेजर का। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्वांटिटी कंज्यूम्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कहा गया है मटीरियल यूसेज। कितना कंज्यूम, कितना यूज किया है, मटीरियल यूसेज वैरिएंस। एंड जो मेरा प्राइस मैनेजर या परचेज मैनेजर मेरा जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको कहा गया है मटीरियल प्राइस वरायंसा या मटीरियल रेट वरायंस भी कुछ लोग बोलते हैं। सो मटीरियल यूसेज वरायंस एंड मटीरियल प्राइस वरायंस। मटीरियल यूसेज वरायंस मतलब कंजम्पशन की बात कर रही है, किसके? क्वांटिटी ऑफ इनपुट के कंजम्पशन की। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट, इसका कंपैरिजन हो रहा है। एंड प्राइस वैरिएंस में किसका कंपैरिजन हो रहा है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनपुट माइनस एक्चुअल रेट ऑफ इनपुट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? अब ऑब्वियसली इसको मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो अपने को किसी एक यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे सी the thought process is very simple. प्रोडक्शन मैनेजर इज विद इन द फैक्ट्री, सिंस ही इज विद इन द फैक्ट्री उसको बाहर क्या चल रहा है उससे आइडिया नहीं है। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय स्टैंडर्ड, ऑलवेज रिमेंबर ये अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट पर रॉ मटेरियल के साथ। Whereas जो मेरा परचेज मैनेजर है, कैन आई से ही गोज आउटसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री से वो चीजें लेकर आएगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअलिटीज ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। सो इसको अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट के साथ, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट के साथ। अब अगर मेरे को इसको वापस से एक सिंप्लीफाइड मैनर में लिखना है तो मैं यहां पे लिखूंगा मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस is equal to standard material cost minus actual material cost. don't worry, मैं इसके पहले वाला पार्ट भी वापस से समझाऊंगा। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट इनटू एक्चुअल रेट ऑफ इनपुट। इसको अपन लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक प्रोडक्शन मैनेजर का पार्ट जिसको अपन लोग कहेंगे आज के बाद मटेरियल यूसेज वैरिएंस, और परचेज मैनेजर का पार्ट जिसको अपन लोग कहेंगे मटेरियल प्राइस वैरिएंस। मटेरियल यूसेज वैरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। सर स्टैंडर्ड रेट क्यों लिया अपन लोग ने? बिकॉज अभी मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन मैनेजर विद इन द फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडर्ड्स, वेयरएज यहां पे अपन लोग लिखेंगे एज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा डिटेल्ड वीडियो देख लो, वहां पे मैंने इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो विद दिस अपना ये बेसिक वाला जो फॉर्मूला डेरिवेशन है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, समझ में आ गया एक समझगुड़ू। सो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा मटेरियल। अब मटेरियल में और फर्दर डिवीजन है, वो है मटेरियल यूसेज के फर्दर डिवीजन में एक है मटेरियल सब यूसेज और दूसरा है मटेरियल मिक्स। चलो आओ उसको अपन लोग अगले वाले स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। कम ऑन, तब तक आप ये देख लो एंड लिख लो, मैं इसका आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। एंड मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस ये भी देख लो, ये भी लिख लिया अपन लोग ने।
अब मटेरियल यूसेज का फर्दर डिवीजन इनटू मटेरियल सब यूसेज एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस स्टार्ट्स नाउ. Okay, so material usage variance is divided into two parts. Material usage variance is divided into two parts. क्या है वो दो पार्ट? एक होता है मटीरियल सब यूसेज और दूसरा होता है मटीरियल मिक्स वेरिएंस. एक होता है मटीरियल सब यूसेज और दूसरा होता है मटीरियल मिक्स वेरिएंस. मटीरियल सब यूसेज और मटीरियल मिक्स वेरिएंस कब आएगा? जब दो से ज्यादा इनपुट हो. जब दो से ज्यादा इनपुट हो. सो these two will come when there are more than two inputs. When there are more than two inputs or when there are two or more inputs. ऐसा लिखते हैं. When there are two or more inputs, मतलब दो से ज्यादा इनपुट अगर हुआ तो ही मटेरियल सब यूसेज और मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा. दो से ज्यादा इनपुट का मतलब क्या हुआ कि सपोज फॉर एग्जांपल ये पेन बनाने के लिए प्लास्टिक और स्टील दोनों लग रहा है, तो दो इनपुट हो गया, मटेरियल सब यूसेज और मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ सकता है. बराबर है सर. मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस कब आएगा? जब टोटल मटेरियल सब यूसेज किसके ऊपर फोकस करता है? टोटल ऑफ इनपुट के ऊपर. मटेरियल सब यूसेज किसके ऊपर फिक्स करता है? टोटल ऑफ इनपुट के ऊपर. एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस किसके ऊपर फोकस करता है? रेशियो ऑफ इनपुट के ऊपर. मटेरियल मिक्स वेरिएंस किसके ऊपर फोकस करता है? रेशियो ऑफ इनपुट के ऊपर. जब मेरा टोटल ऑफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल टोटल ऑफ इनपुट, सो स्टैंडर्ड टोटल ऑफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल टोटल ऑफ इनपुट, तब क्या मिलता है अपने को? तब आता है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस. एंड दूसरा, जब रेशियो ऑफ इनपुट, क्या बोला? स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल रेशियो ऑफ इनपुट. क्या बोला? एक्चुअल रेशियो ऑफ इनपुट. तब क्या आता है? तब आता है मेरा मटेरियल मिक्स वेरिएंस. Are we clear everybody? So standard total of input not equal to actual total of input, material sub usage variance. Ratio of input not equal to actual ratio of input not equal to standard ratio of input, material mix variance. आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं. से फॉर एग्जांपल अपन लोग ने स्टैंडर्ड में सोचा कि अपने पास दो इनपुट लगने वाला है, तो इधर मैं लिख देता हूं क्वांटिटी. इनपुट ए, इनपुट बी. ये लगेगा 100 यूनिट्स, ये लगेगा 200 यूनिट्स. तो ये कितना हो गया? टोटल इनपुट मेरा कितना हो गया? 300 यूनिट. और मैंने जब एक्चुअल के साथ कंपैरिजन किया तो वापस से ए और बी देखा. मैंने यहां पे देखा कि ये मेरा 125 यूनिट्स यूज हुआ है और मेरा यहां पे 375 यूनिट्स यूज हुआ है. देन इन दैट केस इसका टोटल कितना हो गया? कैन आई से 500 यूनिट हो गया. अब आप मेरे को बताओ, क्या यहां पे मटेरियल यूसेज और मटेरियल सब यूसेज और मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा? आ सकता है, क्योंकि दो इनपुट है. क्या मेरा टोटल सेम है? क्या नहीं. तो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस आएगा. क्या मेरा टोटल ऑफ इनपुट, देख रहे हो इधर, टोटल ऑफ इनपुट सेम है? क्या नहीं. तो मेरा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस आएगा. क्या मेरा रेशियो ऑफ इनपुट सेम है? क्या मेरा रेशियो ऑफ इनपुट सेम है? क्या नहीं. ये है मेरा 1:2 एंड आई थिंक ये है मेरा 1:3. तो क्या मेरा रेशियो ऑफ इनपुट सेम है? क्या नहीं. तो क्या आएगा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस. क्या आएगा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस. ए समझगुड़ू कि मटेरियल सब यूसेज और मटेरियल मिक्स वेरिएंस कब आता है? आई होप वी आर क्लियर. सो ये वाला एग्जांपल हमेशा ध्यान में रखना, ये चीजें ध्यान में रखना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब मेरा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस आएगा, कब मेरा मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा, कब मेरा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस आएगा, कब मेरा मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा. आई होप वी आर क्लियर. अब चल देंगे अपन लोग इसके फॉर्मूला के ऊपर. अब अपन लोग चलेंगे कि भाई ये मटेरियल सब यूसेज कब आता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कब आता है. ये तो अपने को क्लियर हो गया, बट अब इसके फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं अपन साथ में. आइए. सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस is divided into two parts.
एक होता है मेरा मटेरियल सब यूसेज और दूसरा होता है मेरा मटेरियल मिक्स वैरायंस। अच्छा मुझे बताओ जरा, ये मटेरियल सब यूसेज वैरायंस कब आएगा? बोलो बोलो, टेल टेल। जब टोटल ऑफ इनपुट सेम नहीं है, टोटल ऑफ इनपुट सेम नहीं है। अब मैं आपको चलो एक इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं जिससे आप हमेशा याद रख पाओगे कि मटेरियल सब यूसेज का फॉर्मूला क्या है, मटेरियल मिक्स का फॉर्मूला क्या है। अच्छा मटेरियल यूसेज का फॉर्मूला क्या है ये तो अपने को पता है, कैन आई से मटेरियल यूसेज का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। कैन आई से इतना अपने को पता है। अब अपने को यहां पे एक कॉमन फैक्टर लेकर आना है, वो है एस एम क्यू। अब अपने को एक कॉमन फैक्टर लेकर आना है एस एम क्यू। ये एस एम क्यू को यहां पे अपने को एस क्यू माइनस एस एम क्यू रिड्यूस करना है एंड ये एस एम क्यू को अपने को यहां पे ऐड करना है एंड वी विल गेट द फॉर्मूला फॉर सब यूसेज एंड मटेरियल मिक्स वैरायंस। अब आप मुझे पूछेंगे सर ये SMQ क्या है, तो मैं आप लोग को यहां पे बता दूं कि SMQ का मतलब होता है स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी। क्या बोला? स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी क्या होता है? टोटल ऑफ एक्चुअल इन स्टैंडर्ड रेशियो। अगेन आई एम राइटिंग हियर टोटल of actual input, total of actual input in standard ratio, in standard ratio। तो याद रखना, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी तो यूसेज वैरायंस में कंपेयर हो चुके हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी तो इधर मेरे ऑलरेडी यूसेज वैरायंस में कंपेयर हो चुके हैं। तो अब इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, एक ब्रिज लाना पड़ेगा जिसको अपन बोलते हैं एसएमक्यू। एसएमक्यू क्या है? टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड। यहां पे वो माइनस होता है, सेम चीज यहां पे वो ऐड होता है एंड वी विल गेट द फॉर्मूला मटेरियल सब यूसेज वैरायंस एंड मटेरियल मिक्स वैरायंस आल्सो। इसी के साथ अपन लोग ने कंप्लीट कर लिया है पूरे के पूरे मटेरियल वैरायंसेस। इसी के साथ अपन लोग ने कंप्लीट कर लिया है पूरे के पूरे मटेरियल के वैरायंसेस। क्यों ना एक मिनट लेकर फटाफट अब इन सब को लिख ले। आप एक मिनट फटाफट इसको देख लो। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मटेरियल सब यूसेज मटेरियल मिक्स कहां से डिराइव होता है? ये मटेरियल यूसेज वैरायंस से। मटेरियल यूसेज वैरायंस क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। बराबर है। अब इन दोनों में एक बीच में ब्रिज आ जाता है। कौन है ये ब्रिज? ये ब्रिज है स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी का। ये ब्रिज है स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी का। व्हाट इज स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी? टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। अब यहां पे जो मेरा मिक्स स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी है डिड्यूस हो जाएगा एंड यहां पे ऐड हो जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट द फॉर्मूला। इसका और डिटेल डेरिवेशन चाहिए तो मेरा डिटेल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वीडियो देख लो। फॉर नाउ रिवीजन पर्पस के लिए आई होप दिस इज सफिशिएंट। अब अपन लोग क्या करेंगे, क्विकली जितने भी अपन लोग ने अभी तक मटेरियल के फॉर्मूलाज है फटाफट उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, मटेरियल के लिए कौन दो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रोडक्शन मैनेजर क्वांटिटी कंज्यूम के लिए, परचेज मैनेजर रेट के लिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अच्छा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। अच्छा सर इसको फर्दर किस चीज में डिवाइड कर सकते हैं सर? प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए और सर प्राइस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए। अच्छा मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। प्राइस का वेरिएंस हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट minus actual rate into actual quantity. This can further be subdivided into material sub-usage and material price variance. अच्छा material sub-usage variance का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट एंड यहां पे हो जाएगा
स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी, इधर इसको इधर खींचना है, स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। आप पूछेंगे स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी क्या होता है, तो वो होता है टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज द फुल फॉर्मूला ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। आज के बाद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का रिवीजन and the whole formula analysis is done and dusted in front of you. इसके बाद अब अपन चलेंगे लेबर वेरिएंसेस के ऊपर। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। चलो लेट्स क्विकली गो थ्रू आवर ऑप्टिमाइज्ड बुक। सो आपके पास 4 होगा, ऑप्टिमाइज्ड 5 होगा, नहीं भी होगा डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, तो यू कैन डायरेक्टली पिक अप द पीडीएफ एंड स्टार्ट फ्रॉम दैट। सो क्विक अपन लोग उसका एक रिकैप ले लेते हैं। अपना जो बुक है उसके हिसाब से मटेरियल वेरिएंसेस में देखो, परचेज मैनेजर मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए, प्रोडक्शन मैनेजर मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए रिस्पांसिबल है। हियर आर द फॉर्मूलाज। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। सो यहां पे अपन लोगों को पूरी तरह से ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी consumed of input into actual rate. Material price variance है standard rate minus actual rate into actual quantity. Material usage variance है standard quantity minus actual quantity into actual rate, बराबर into standard rate, I'm so sorry, further divided into material sub usage variance and material price variance. Standard quantity minus standard mix quantity, standard mix quantity minus actual mix quantity into standard rate, and with this मेरा material variance is complete, done and dusted. अब अपन लोग चल रहे हैं लेबर वेरिएंसेस के ऊपर। सो ये मैं आप लोग का डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ शेयर कर लेता हूं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरा पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा, यू कैन रिफर दैट एज वेल। सो लेबर मैनेजर में भी 2 लोग हैं जो सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या आप बता सकते हैं कौन है वो? एक है लेबर सुपरवाइजर जो रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा लेबरर कितने आवर्स काम करना चाहिए और उसने कितने आवर्स काम किया, और दूसरा है मेरा एचआर मैनेजर जो डिसाइड करता है कि किसको कितना आर्ली बेसिस पे पे करना चाहिए। सो लेबर में भी 2 पार्ट्स है। देखो अपने को अगर ये चीज क्लियर हो जाए ना कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आधा काम अपना उधर ही हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला डेरिवेशन। सो यहां पे मेरा सुपरवाइजरी लेबर मैनेजर होता है, सुपरवाइजरी लेबर मैनेजर होता है। ये सुपरवाइजरी लेबर मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा लेबरर कितने आवर्स के लिए काम करेगा, या कितना प्रोडक्ट्स मेरा कितने आवर्स में प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। सो कितना प्रोडक्ट्स कितने आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितने आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। This is what the responsibility of labor supervisory labor manager is। and दूसरा है मेरा HR मैनेजर। HR तो आप लोग ने भी सुना होगा। HR का काम होता है to decide what is the rate at which laborer is going to be paid, rate at which laborer is going to be paid, laborer is going to be paid। so यहां पे मेरे 3 एस्पेक्ट आने वाले हैं। सो पहला है मेरा लेबर रेट वेरिएंस जिसके लिए एचआर मैनेजर है, दूसरा है मेरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जिसके लिए मेरा सुपरवाइजरी लेबर मैनेजर है, और तीसरा है रेसिडुअरी जो है लेबर आइडल टाइम। चलो एक एक चीज को समझने के लिए आ जाते हैं यहां पे एंड इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो मेरा अब आ जाता है यहां पे सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस आई एम श्योर अब आप फॉर्मूला खुद से लिखने के लिए रेडी हो गए होंगे, स्पेशली मेरा मटेरियल वाला लेक्चर सुनने के बाद। सो इट इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। अच्छा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट क्या होगा मेरा? कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? सुपरवाइजरी मैनेजर किसके लिए?
आवर्स, कितने आवर्स में कंप्लीट हुआ। एंड एचआर मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कितना रेट, कितना पे अपन लोग ने किया। तो आओ यहां पे कितना आवर्स रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए अपन लोग आ जाते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। याद रखना क्या लिखा है, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर। और अपन लोग ने कितना एक्चुअल आवर्स कंज्यूम किया इनटू एक्चुअल रेट पर लेबर आवर। कैन आई से इससे मुझे स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट मिल जाएगा। कैन आई से इससे मुझे एक्चुअल लेबर कॉस्ट और स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट मिल जाएगा। उन दोनों के कंपैरिजन में अपने को पता चलेगा कि वैरिएंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, फेवरेबल है या एडवर्स। उसके लिए कौन दो लोग रिस्पॉन्सिबल है, एक है मेरा लेबर सुपरवाइजरी मैनेजर और दूसरा है मेरा लेबर एचआर मैनेजर। इसको अपन लोग कहते हैं लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। इसको अपन लोग कहते हैं लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। एफिशिएंसी क्यों, कि भाई कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए था और कितने टाइम में कंप्लीट किया। अगर आप मुझे पूछते हो कि सर मेरे को 200 पेजेस का बुक पढ़ना है, कितने टाइम में कंप्लीट करूं मैं आपको बोलूंगा 10 घंटे में कंप्लीट कर। अगर आपने 11 घंटे में कंप्लीट किया तो आप इनएफिशिएंट है, एडवर्स वैरिएंस। अगर आपने 9 घंटे में कंप्लीट किया तो आप एफिशिएंट है, फेवरेबल वैरिएंस। तो यहां पे स्टैंडर्ड आवर्स तेरे को कितना दिया था ये आउटपुट कंप्लीट करने के लिए, माइनस एक्चुअल आवर्स तूने कितना लिया इनटू ऑलवेज स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर। वेरेज एचआर मैनेजर का जो होता है दैट इज कॉल्ड एज लेबर रेट वैरिएंस, उसको कहते हैं लेबर रेट वैरिएंस। तेरे को मैं कितना स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर पे करने वाला था माइनस एक्चुअल रेट मैंने कितना पे किया इनटू एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल वर्क आवर्स। अब यहां पे इन दोनों के बीच में एक रेसिडुअरी है जिसको अपन प्यार से कहेंगे लेबर आइडल टाइम वैरिएंस, जिसको अपन प्यार से कहेंगे लेबर आइडल टाइम वैरिएंस। अब ये सर लेबर आइडल टाइम वैरिएंस क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। आप जैसे लोग जो आर्टिकल क्लर्क हो गए या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करते होगे, तो आप लोग टाइम पास करने का बहुत आदत है, थोड़ा फेसबुक पे, थोड़ा इंस्टाग्राम पे, थोड़ा ट्विटर पे, थोड़ा टेलीग्राम पे। तो ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये टाइम वेस्ट अच्छी बात है क्या, नहीं, ये मेरा टाइम वेस्ट को कहते हैं आइडल टाइम। तो एक्चुअल आवर्स आपको कितना पे कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअल आवर्स आपको हम लोग कितना पे कर रहे हैं और उसके सामने एक्चुअल आवर्स आपने कितना वर्क किया, ये दोनों के कंपैरिजन को कहते हैं आइडल टाइम। मतलब मैं आपको पे कर रहा हूं, देखो क्या होता है, कई बार मेरा जो स्टाफ है ना वो आता है 10 बजे और जाता है 7 बजे, तो आइडियली तो मैं उसको 10 से 7 के लिए पे कर रहा हूं। बट ये क्या 10 से 7 वो पूरा का पूरा इज्जत से काम करने वाला है क्या, नहीं। आधा घंटा वो फेसबुक पे रहेगा, 1 घंटा वो इंस्टाग्राम पे रहेगा, 2 घंटा वो टेलीग्राम पे रहेगा। तो ये सब जो टाइम है वो तो वेस्ट हो रहा है, बट फिर भी मैं तो उसको 9 घंटे के हिसाब से पे कर रहा हूं, बराबर है। तो उतना आइडल टाइम के लिए मैं जो पे कर रहा हूं ना उसको कहते हैं आइडल टाइम वैरिएंस। जो मेरे आइडल टाइम के लिए जो प्रोडक्टिवली यूज होना चाहिए था बट वो उसमें भी टाइम पास कर गया और मैं नहीं देख पाया उसको, और फिर भी पे तो कर दिया, उसको कहते हैं आइडल टाइम वैरिएंस। सो आइडल टाइम इज व्हाट एक्चुअल आवर्स जिसके लिए मैंने पे कर दिया, तो मैं तो उसको पे 9 आवर्स के लिए कर रहा हूं, बट उसमें से 3 घंटा उसने टाइम पास कर दिया, तो मतलब 6 घंटे ही काम किया। सो 3 आवर्स क्या हो गया उसका आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर। ये जो आता है इसको कहते हैं आइडल टाइम वैरिएंस। अभी अंडरस्टैंडिंग, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स अप। अब इसको थोड़ा और प्रॉपरली अपन लोग नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। क्या ना इसे आप खुद से अभी इसको बना पाएंगे। तो मेरा पहला है लेबर कॉस्ट वैरिएंस। लेबर कॉस्ट वैरिएंस, लेबर कॉस्ट वैरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। अच्छा मुझे बताना जरा ये स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट क्या होगा, सर स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा मुझे बताना एक्चुअल लेबर कॉस्ट क्या होगा, सर एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। समझ गए, ओके सर। अच्छा अब इसको दो पार्ट में क्या डिवाइड करेंगे मेजरली, सर लेबर सुपरवाइजरी वाला जो था ना वो है लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस
और दूसरा जो था ना सर वो है लेबर रेट वरायंस। अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वरायंस का फॉर्मूला क्या है? इट इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर। और लेबर रेट का क्या आ जाएगा यहां पे? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। एंड मेरा यहां पे एक सब्सिडियरी बन जाएगा और एक, सो इसको अपन लोग क्या कहेंगे? ये हो जाएगा मेरा लेबर आइडल टाइम वरायंस। ये हो जाएगा मेरा लेबर आइडल टाइम वरायंस। अच्छा, लेबर आइडल टाइम वरायंस क्या होगा कि भाई एक्चुअल आवर्स मैं तेरे को कितने का पे कर रहा हूं और उसमें से एक्चुअल आवर्स तूने काम कितना किया, ये दोनों का जो डिफरेंस है ना उसको कहते हैं आइडल टाइम। इसका या आइडल टाइम का जो मैं तेरे को पे कर रहा हूं ना उसको अपन लोग कहेंगे आइडल टाइम वरायंस, लेबर आइडल टाइम वरायंस, लेबर आइडल टाइम वरायंस। सो आई होप अपन लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये मेरे लेबर कॉस्ट वरायंसेस एग्जैक्टली कैफे हैं। अब इसमें और फर्दर सब डिवीजन है। Labor sub-efficiency variance can further be subdivided, yes, you are right, into labor sub-efficiency and labor mix. Logically तो अपन लोग इसको समझ चुके हैं मटेरियल में, तो फटाफट आओ इसका फॉर्मूला अपन लोग डिराइव कर लेते हैं। तब तक आप लोग फटाफट आई होप ये समझ गए होंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि लेबर सब एफिशिएंसी और लेबर मिक्स वरायंस भी तब आएगा जब दो या उससे ज्यादा लेबर हो। तो लेबर एफिशिएंसी वरायंस का बाइफरकेशन निकलता है दो पार्ट में। क्या? एक है लेबर सब एफिशिएंसी वरायंस एंड दूसरा है लेबर मिक्स वरायंस। एक है लेबर सब एफिशिएंसी वरायंस एंड दूसरा है लेबर मिक्स वरायंस। लेबर सब एफिशिएंसी वरायंस कब आएगा? व्हेन टोटल स्टैंडर्ड आवर्स is not equal to total actual hours, and labor mix variance कब आएगा? when ratio of hours, standard hours, when ratio of standard hours is not equal to ratio of actual hours. Repeat again. I hope अपने को क्लियर है बॉस। क्या? when total hours ए बी, सपोज मेरे पास दो लेबरर है बॉस, मेरे पास यहां पे दो लेबरर है, एक है स्किल्ड एक है अनस्किल्ड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आर्स, एक है स्किल्ड एक है अनस्किल्ड। स्किल्ड ले रहा है 200 आवर्स, अनस्किल्ड ले रहा है 600 आवर्स, तो टोटल हो गया 800 आवर्स बराबर है। और एक्चुअल में ये थे मेरे स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स में भी मेरा स्किल्ड है और मेरा अनस्किल्ड है। एक्चुअल में इसने लिया 300 आवर्स और एक्चुअल में इसने लिया 550 आवर्स, 550 आवर्स, तो टोटल हो गया 850 आवर्स। अब आप मुझे बताओ क्या यहां पे सब एफिशिएंसी वरायंस आएगा? यस आएगा, बिकॉज टोटल ऑफ आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स इज नॉट सेम। एंड रेशियो यहां पे 1:3, यहां पे 1:3 तो नहीं है, कुछ और है। तो क्या यहां पे भी लेबर मिक्स वरायंस आएगा क्या? जी हां आएगा, एंड दैट इज व्हाट माय लेबर सब एफिशिएंसी वरायंस एंड लेबर मिक्स वरायंस इज। सो आई होप आप लोगों को लॉजिकली समझ में आ गया होगा कि कब लेबर सब एफिशिएंसी वरायंस आता है, कब लेबर मिक्स वरायंस आता है। ए समझी गुडू? अब इसको अपन लोग को फॉर्मूला में लिखना है। तो लेबर एफिशिएंसी वरायंस can be further subdivided into two parts. एक है मेरा लेबर सब एफिशिएंसी वरायंस एंड दूसरा है मेरा लेबर मिक्स वरायंस। अच्छा, लेबर सब एफिशिएंसी वरायंस का फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो बोलो, टेल याद रखना, स्टैंडर्ड आवर्स। अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वरायंस का क्या था? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब यहां पे आवर्स जो है मेरे उसका बेसिक कंपैरिजन है, मैं इधर लिख दूंगा SMH जो मेरा ब्रिज है,
SMH क्या है? बोलो बोलो, टेल। SMH का मतलब होता है टोटल ऑफ एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो। टोटल ऑफ एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एंड यहां पे आ जाएगा मेरा स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ए सब्जिगड़ू, और इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है मेरा लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस का फर्दर बाइफरकेशन। चलो आओ 2 मिनट में अब अपन लोग फटाफट बना लेते हैं इसका भी डायग्राम। सो सबसे पहले आता है लेबर कॉस्ट वैरिएंस। लेबर कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। ए समझिगड़ू, इसको फर्दर सब डिवाइड कर दिया है लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, लेबर आइडल टाइम वैरिएंस एंड लेबर रेट वैरिएंस। अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस क्या होता है सर? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, लेबर आइडल टाइम वैरिएंस क्या होता है? एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, ये हो गया आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, लेबर रेट वैरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ए समझिगड़ू। अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस कैन फर्दर बी बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स अगेन। एक है लेबर सब एफिशिएंसी एंड दूसरा है लेबर मिक्स वैरिएंस। अच्छा, लेबर सब एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एंड लेबर मिक्स है स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। Are we clear everybody? क्या आप लोग को ये पूरा का पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया है? क्या आप भी खुद से ये लिख सकते हैं? Then in that case you understood it properly. चलो आओ। And finally, optimize 5 labor variances, responsibility of labor cost variance, लेबर मैनेजर है एंड मेरा एचआर मैनेजर है, एंड इधर डिटेल में अपन लोग ने एक एक एनालिसिस लिख लिया है, प्लस कब फेवरेबल आएगा कब एडवर्स आएगा उसका भी मैंने यहाँ पे डिटेल बाइफरकेशन दे दिया है, सो आप उसको भी रिफर कर सकते हो। सो लेबर वैरिएंसेस, लेबर कॉस्ट वैरिएंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एफिशिएंसी, आइडल टाइम, लेबर रेट वैरिएंस, लेबर एफिशिएंसी डिवाइडेड इनटू सब एफिशिएंसी वैरिएंस एंड मिक्स वैरिएंस, एंड फाइनली इन सब का जो डेरिवेशन है एवरीथिंग एक्सप्लेन हियर, जो अभी अपन लोग ने सीखा और समझा। इसका एक बेसिक एग्जांपल यहां पे वो भी दिया है मैंने, वो भी आप रेफर कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस रिवीजन सेशन, एंड और रिवीजन सेशंस के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग, बिकॉज आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, ट्रस्ट मी, मोटिवेट्स अस टू गिव द बेस्ट अवेलेबल टू यू, राइट? टाइम टू से hasta la vista. So a lot more revision sessions and a lot of things coming up. Keep smiling. Signing off. See you, Sankalp Kanstia. Hope you enjoyed the session. Thank you so much. Take care.